साल 1945, स्प्रिंग्स का समय, और एक 11 साल का जर्मन लड़का हेलमत जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक उसे अपने पेरेंट्स की बातों की आवाज सुनाई देती है। वो एक ऐसी बात सुन लेता है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हेलमत के फादर जो कि एक फिजिशियन थे, उस वक्त अपनी वाइफ से कहते हैं, क्या समय आ गया है? क्या मुझे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही कर लेनी चाहिए? उनकी आवाज में डर था, गिल्ट था। वो आगे कहते हैं, अब अलाइड कंट्रीज भी हमारे साथ वही बर्ताव करेंगी जैसा बर्ताव हमने जूस के साथ किया था। अगले दिन हेलमत के फादर उसे एक फॉरेस्ट वॉक पर लेकर जाते हैं। दोनों पुरानी बचपन की राइम्स गुनगुनाते हैं, एक साथ हंस रहे होते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक हो। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ही दिनों बाद हेलमत के फादर अपने ऑफिस में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। हेलमत ने जब अपने फादर की खून से लथपथ यूनिफॉर्म फायर प्लेस में जलते देखा तो वो फ्रीज हो गया। ये इतना गहरा इम्पैक्ट था कि उसने अगले 9 सालों तक अपने घर का एक दाना तक नहीं खाया, इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसके खाने में जहर न डाल दे। दोस्तों, शायद छोटा सा हेलमत उस वक्त पूरी कहानी नहीं समझ पाया। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हिटलर यानी एडोल्फ हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। वो क्रूअल इंसान जो कि जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्कर करना चाहता था, पर उसका मिशन सिर्फ पावर और सत्ता पाना नहीं था, बल्कि उसके साथ था एक पूरा आइडियोलॉजी सिस्टम, एक ऐसी सोच जो कि हिटलर के साथ ही आई और उसके अंत के साथ ही चली गई। लेकिन इस बीच उसने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। इस चैप्टर में हम उसी सोच नाजिज्म को इन डेप्थ समझेंगे कि कैसे एक देश ने अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ एक डेडली वॉर छेड़ दी। अप्रैल 1945 में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार के बेहद करीब था, तब हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर क्योबल्स और उसकी फैमिली के साथ बर्लिन के एक बंकर में सुसाइड कर ली। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद जर्मनी ने अलाइड कंट्रीज के सामने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। वॉर के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, जहां नाजी लीडर्स को ह्यूमैनिटी के खिलाफ किए गए क्राइम्स के लिए कोर्ट में लाया गया। पर आयरनी ये थी कि करोड़ों लोगों का जेनोसाइड करने के बावजूद सिर्फ 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया गया और कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये सजा नाजियों द्वारा किए गए अत्याचारों के मुकाबले बेहद कम थी। दोस्तों, दरअसल नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जेनोसाइडल कैंपेन चलाया था, जिसमें लगभग 60 लाख जूइश, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलिश सिविलियंस और न जाने कितने लाखों मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन सिटीजन्स को जिंदा मार दिया गया। गैस चेम्बर्स, टॉर्चर कैंप्स, डेथ ट्रेन्स, ये सिर्फ कहानियां नहीं, डार्क रियलिटी थी। और आज जब हम हेलमत के फादर की बात करते हैं तो अब समझ में आता है कि उनके फियर और गिल्ट की क्या वजह थी। दोस्तों, दरअसल हेलमत के फादर खुद एक नाजी थे, यानी हिटलर के उस क्रूअल सिस्टम का पार्ट थे। नाजिज्म सिर्फ किसी एक इंसान का प्लान नहीं था, वो पूरी एक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा थी। बट सवाल ये उठता है, आखिर जर्मनी जैसे देश को इस आइडियोलॉजी ने कब और कैसे अपना शिकार बनाया? आखिर ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? आइए समझते हैं इन डेप्थ। बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया यानी अलाइड पावर्स के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा। शुरुआत में सभी देशों को यही उम्मीद थी कि ये वॉर काफी जल्दी खत्म हो जाएगी और उनके देशों को फायदा होगा, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं और ये वॉर इतनी लंबी चली कि यूरोप के लगभग सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। जर्मनी ने इस वॉर में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन साल 1917 में एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएसए ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया, जिसके बाद तो वॉर की पूरी कहानी ही बदल गई और नवंबर 1918 आते आते जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को हार का सामना करना पड़ा। Germany surrenders. The Great World War I is over. देखो, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था,
और वहां का जो एम्परर यानी राजा था वो भी रिजाइन करके भाग चुका था। और इसी वजह से जर्मनी के अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थीं उनको एक मौका मिला वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। इसी सिलसिले में जर्मन शहर वेमार के अंदर एक नेशनल असेंबली बुलाई गई जहां एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जर्मन पार्लियामेंट थी यानी रीस्टैग, उसमें मौजूद डेप्यूटीज को इलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी लागू किया गया, जिसका मतलब था कि मेन के साथ साथ अब वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले। लेकिन दोस्तों ये नया जर्मन रिपब्लिक खुद कई जर्मन्स को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था फ्रांस के शहर वर्साई में साइन हुई वो इनफेमस ट्रीटी। ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी, जिसकी शर्तें तो बेहद खतरनाक थीं। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को उसकी ओवरसीज कॉलोनीज, 10% पॉपुलेशन और 13% लैंड यानी जमीन गंवानी पड़ी। साथ ही 75% आयरन और 26% कोल के सोर्सेज भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की मिलिट्री को भी खत्म कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज से भरे हुए जर्मन रीजन राइनलैंड पर भी 1920s तक अलाइड कंट्रीज का कब्जा रहा। और दोस्तों वॉर गिल्ड क्लॉज के तहत वर्ल्ड वॉर 1 में हुई सारी तबाही और डिस्ट्रक्शन के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और जिसकी भरपाई के तौर पर जर्मनी पर 6 बिलियन पाउंड्स का फाइन थोपा गया। इन सब ह्यूमिलेटिंग शर्तों ने जर्मन्स को बहुत हर्ट किया और जर्मन्स ने इस बेइज्जती और डिस्ग्रेस का इल्जाम सीधा वेमार रिपब्लिक पर डाल दिया। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं था, इसने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पर तोड़ के रख दिया था। पहले जो यूरोप दुनिया भर को लोन्स बांटता था वो अब एक कर्जदारों का कॉन्टिनेंट बन गया। दोस्तों सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि ओल्ड एम्पायर के द्वारा की गई गलतियों की सजा न्यूली फॉर्म्ड वेमार रिपब्लिक को बिना किसी वजह भुगतनी पड़ रही थी, जो कि उन गलतियों का हिस्सा भी नहीं थे। इस नए रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे यानी कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स, इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था कंजर्वेटिव्स के द्वारा। वो इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहकर इनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि नवंबर 1918 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और उसके बाद वो इनफेमस ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर सिर्फ यूरोपियन इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि उसकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर भी हुआ। जो आर्मी सोल्जर्स थे उनको सिविलियन से ज्यादा ऑनर यानी सम्मान मिलने लगा, उन्हें हीरो बनाकर मीडिया में ग्लोरीफाई किया गया। लेकिन दोस्तों असली कहानी कुछ और थी। सोल्जर्स को अपना ज्यादातर वक्त ट्रेंचेस यानी जमीन में किए हुए गड्ढों में बिताना पड़ता था, जहां चारों तरफ डेड बॉडीज होती थी जिन पर रैट्स घूम रहे होते थे। सोचकर देखो कितना दर्दनाक और स्ट्रगलिंग रहा होगा उनके लिए ये। इसके साथ साथ उन्हें पॉइजनस गैसेस और एनिमी शेलिंग का सामना करना पड़ता था और इस सब की वजह से हजारों सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। अब दोस्तों जर्मनी के अंदर पब्लिक डिस्कोर्सेज में यानी आम जनता के बीच बातों में वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर जैसे टॉपिक्स पर बातें होने लगी और यहीं से जर्मनी में एक कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए सपोर्ट बढ़ने लगा। जर्मन्स फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्सा थे, उन्हें जर्मनी की खोई हुई रिस्पेक्ट और ग्लोरी वापस चाहिए थी। और सोचिए इतने गर्मा गर्मी के माहौल के बीच जर्मनी में वेमार रिपब्लिक के तौर पर एक डेमोक्रेसी लाई गई, जो कि एक काफी फ्रेजाइल यानी नाजुक आइडिया था उस वक्त के यूरोप के हिसाब से, जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो वेमार रिपब्लिक के आते ही जर्मनी के अंदर भी कुछ लोगों को लगने लगा कि वो भी रशिया जैसा रशियन रेवोल्यूशन जर्मनी में कर सकते हैं। रशियन रेवोल्यूशन याद है ना, पिछला चैप्टर यानी बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और अब वैसा ही कुछ जर्मनी में करने के लिए वहां स्पार्टेसिस्ट लीग नाम की एक रेवोल्यूशनरी पार्टी एक्टिव हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी ये पार्टी अब कई जर्मन शहरों में वर्कर्स और सेलर्स की सोवियट्स बनाने लगी, यानी कि वर्कर्स काउंसिल्स।
उस समय बर्लिन का एटमॉस्फेयर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस के नारों से गूंज रहा था, लेकिन अब शायद एक रेवोल्यूशन पनप रहा था। वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स यानी सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स इस अपराइजिंग को रोकना चाहते थे। इसी सिलसिले में वेमार में एक मीटिंग बुलाई गई और प्लानिंग की गई कि कैसे इस रिवॉल्ट को रोका जा सके। और फाइनली एक पुराने रिटायर्ड सोल्जर्स का ग्रुप फ्री कॉप्स को बुलाया गया, जिन्होंने अपने फोर्स से इस स्पार्टेसिस्ट रिवॉल्ट को शांत कर दिया। इसके बाद स्पार्टेसिस्ट लीडर्स ने एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई और दोस्तों तब से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। अब बात आती है साल 1923 की, जब जर्मनी एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गया। देखो, बात ये थी, जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्यादातर लोन्स लेकर लड़ी थी और वॉर के बाद उसे ये लोन्स गोल्ड के बदले चुकाने पड़ रहे थे, जिससे जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब हालात और तब बिगड़ गए जब 1923 में जर्मनी ने इन लोन्स को चुकाने से ही इनकार कर दिया, जिसके जवाब में फ्रांस ने जर्मनी के सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया रुहू रीजन पर कब्जा कर लिया, जहां कोल के मैसिव रिजर्व्स थे। मतलब अब गोल्ड रिजर्व्स के साथ साथ कोल रिजर्व भी गया। पैसों की सख्त कमी के चलते जर्मनी ने उसकी करेंसी मार्क को हैवीली प्रिंट करना शुरू कर दिया। क्या लगता है, ये कोई अच्छा मूव था? बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट में करेंसी की इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई तो उसकी वैल्यू भी बेहद तेजी से नीचे गिरने लगी। जहां अप्रैल 1923 में एक यूएस डॉलर की कीमत 24,000 मार्क्स थी, जो कि दिसंबर तक बढ़कर इतनी हो गई 9,88,60,000 मार्क्स हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा थी कि लोग सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेले भरकर करेंसी नोट्स ले जाते थे। दोस्तों, जर्मनी की ये हालत देखकर दुनिया भर के देशों में थोड़ी सिंपैथी जागी और उसको इस क्राइसिस से निकालने के लिए यूएसए आगे आया। अमेरिका ने एक दावेस प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसने लोन रीपेमेंट्स की शर्तों को जर्मनी के लिए थोड़ा इजी बनाया ताकि उसका इकोनॉमिक बर्डन थोड़ा कम हो सके। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों, साल 1924 से 1928 के बीच जर्मनी में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन मानो ये स्टेबिलिटी किसी रेत के ढेर के ऊपर खड़ी थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जर्मन इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल रिकवरी ये डिपेंडेंट थी शॉर्ट टर्म लोन्स पर, जो कि जर्मनी को ज्यादातर यूएसए से आते थे। अब सोच कर देखो, अगर यूएसए को कुछ हुआ तो डेफिनेटली उसका असर जर्मनी पर पड़ेगा ही। और दोस्तों, यही होता है। साल 1929 में यूएसए में एक तबाही आ गई। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट अचानक क्रैश कर गया। शेयर्स की गिरती कीमतें देखकर अमेरिकन्स घबरा गए और बस फिर क्या था। 24 अक्टूबर 1929 सिर्फ एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर्स बेच दिए गए और दोस्तों, इसी दिन से शुरू हुआ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस मंदी ने 1929 से 1932 के बीच अमेरिका की नेशनल इनकम यानी जीडीपी आधी कर दी। अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद होने लगी, एक्सपोर्ट्स गिर गए, अमेरिकन फार्मर्स की हालत भी खराब हो गई और जाहिर सी बात है, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की हवा पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका कि सबसे बुरा असर हमारे जर्मनी पर पड़ा। 1932 तक जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1929 के मुकाबले 40% तक गिर गया। करोड़ों जर्मन्स अपनी जॉब्स खो बैठे या फिर उनकी वेजेस या सैलरी बेहद कम हो गई। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारों की संख्या लगभग 60 लाख तक पहुंच गई और दोस्तों, उस वक्त तक जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बहुत कॉमन हो गए जिनके गले पर कुछ ऐसे कार्ड्स लटके होते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क। देखो, अब जॉब्स तो थी नहीं, इसलिए जो जर्मनी का अनएम्प्लॉयड यूथ था वो अक्सर गलियों के कॉर्नर्स पर बैठकर अपना समय गुजारते थे। कुछ कार्ड्स गेम खेलते थे तो कुछ मजबूरी में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। मिडिल क्लास लोगों की सेविंग्स भी गिरती हुई करेंसी के साथ खत्म होने लगी। स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी बर्बाद हो गए।
इन सब में एक डर बैठ गया था प्रोलेटराइजेशन का, यानी कहीं वो भी मजदूर या बेरोजगार ना बन जाएं। ऐसा डर उनके अंदर बस गया था। जर्मन फार्मर्स को भी गिरती हुई फसलों के प्राइसेस ने परेशान कर दिया। और दोस्तों, इस सब उथल पुथल के बीच वेमार रिपब्लिक का पॉलिटिकल सिस्टम भी बेहद नाजुक रहा। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी खामियां थीं जो कि कभी भी जर्मनी के अंदर एक डिक्टेटरशिप के लिए रास्ता खोल सकती थी। पहली खामी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस रूल की वजह से जर्मन इलेक्शंस में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसलिए वहां हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट यानी 2 या उससे ज्यादा पार्टीज मिलकर साथ में सरकार बनाती थी। दूसरी खामी, आर्टिकल 48। इसके तहत जर्मन प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने, सिविल राइट्स सस्पेंड करने और एक डिक्री से जर्मनी पर रूल करने का अधिकार था। इन सब रूल्स का रिजल्ट पता क्या रहा? सिर्फ अपनी छोटी सी पॉलिटिकल लाइफ में वेमार रिपब्लिक ने 20 अलग अलग कैबिनेट्स देखे, यानी 20 बार उनके कैबिनेट्स बदल चुके थे, जिसमें से हर एक कैबिनेट का एवरेज टेन्योर 239 डेज से ज्यादा का नहीं रहा। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच आर्टिकल 48 का भी खूब इस्तेमाल हुआ। इसलिए जर्मन्स को ऐसा लगना जायज था कि डेमोक्रेसी से उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होने वाली और उनका विश्वास पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठता जा रहा था। हिटलर्स राइज टू पावर। देखो, 1920s में जर्मनी में आई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल क्राइसिस ने हिटलर का पावर में पहुंचना आसान बना दिया। एडोल्फ हिटलर का जन्म साल 1889 में ऑस्ट्रिया देश में हुआ। बचपन और जवानी बेहद गरीबी में गुजरी और कोई लाइवलीहुड ना होने की वजह से जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली और युद्ध में शामिल हो गया। आर्मी में उसने पहले एक मैसेंजर के तौर पर काम किया, फिर कॉर्पोरल बना और अपनी बहादुरी के लिए कई मेडल्स जीते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और उस ट्रीटी ऑफ वर्साई ने हिटलर को हिलाकर रख दिया। उसके अंदर का गुस्सा भड़क गया। साल 1919 में हिटलर ने एक छोटे से ग्रुप जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और सिर्फ कुछ ही समय में उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रोल जमा लिया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। और दोस्तों, यही वो पार्टी थी जो कि आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। साल 1923 हिटलर ने जर्मनी के एक रीजन बेवेरिया पर कंट्रोल करके एक तख्ता पलट यानी वहां की सरकार गिराकर खुद पावर में आना चाहा, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया, उस पर देशद्रोह के आरोप में ट्रायल्स हुए और कुछ समय जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अर्ली 1930s तक नाजी पार्टी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई और जैसा कि हमने जाना था कि उस समय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, बैंक्स कोलैप्स कर चुके थे, बिजनेसेस बंद हो चुके थे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अपनी पीक पर था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जर्मन्स का विश्वास भी वेमार रिपब्लिक पे से कम होता जा रहा था। इसी बेचैनी के माहौल में नाजी प्रोपेगेंडा ने जर्मन्स को एक बेहतर फ्यूचर का सपना दिखाया और इस प्रोपेगेंडा का असर साफ दिखा। जहां साल 1928 में हुए रीस्टैग इलेक्शंस में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे, वहीं साल 1932 आते आते ये 37% वोट्स के साथ अब जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। सोच के देखो, सिर्फ 4 सालों में इतना बड़ा जंप। दोस्तों, हिटलर एक जबरदस्त स्पीकर था। वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने, ट्रीटी ऑफ वर्साई का बदला लेने और देश की खोई हुई डिग्निटी वापस दिलाने जैसे वादे करता था। उसने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने, यूथ को सेफ फ्यूचर देने और जर्मनी के ऊपर से सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हटाने का भी वादा किया। मतलब उसने लगभग सारी समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिया। दोस्तों, हिटलर ने पॉलिटिक्स को एक नई स्टाइल दी। रिचुअल्स और स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल करके मास मोबिलाइजेशन किया। नाजीज ने मैसिव रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, जहां रेड बैनर्स पर स्वास्तिक सिंबल होता था। नाजी सैल्यूट और स्पीचेस खत्म होने के बाद एक खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सब एक यूनिटी और पावर का विजुअल ड्रामा क्रिएट करते थे। नाजी प्रोपेगेंडा ने हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर के रूप में प्रेजेंट किया, एक ऐसा लीडर जो कि जर्मनी को ह्यूमिलेशन और क्राइसिस से उभारने के लिए भेजा गया हो।
परेशान, डेस्परेट और होपलेस जर्मन सिटीजन्स के लिए हिटलर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि उनकी एक आखिरी उम्मीद बन गया था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनने का ऑफर दिया। ये कैबिनेट का सबसे पावरफुल पद था। हिटलर ने इसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे, उस वक्त तक नाजियों ने कंजर्वेटिव ग्रुप्स को अपने सपोर्ट में ऑलरेडी कर लिया था। पावर में आते ही हिटलर ने अपने इरादे साफ कर दिया। उसका गोल था जर्मनी से डेमोक्रेसी खत्म करके एक डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करना, और उसके इस सपने को एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने और तेज कर दिया। फरवरी 1933 जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी रीस्टैग में एक मिस्टीरियस आग लग गई और हिटलर ने इस इंसिडेंट को अपने पॉलिटिकल मूव्स जस्टिफाई करने का एक मौका बना लिया। 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री पास हुई जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली जैसे बेसिक राइट्स सस्पेंड कर दिए। इसके बाद हिटलर ने उसके सबसे बड़े दुश्मन कम्युनिस्ट पर वॉर छेड़ दी। ज्यादातर कम्युनिस्ट लोगों को रातों रात बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। डसलडॉर्फ, एक छोटा सा जर्मन शहर जिसमें लगभग 5 लाख लोग रहते थे, वहां टोटल 6,808 अरेस्ट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से 1440 अरेस्ट तो सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों के थे। लेकिन दोस्तों, कम्युनिस्ट सिर्फ एक कैटेगरी थी। नाजियों ने 52 अलग अलग टाइप्स के लोगों को टारगेट बनाया। 3 मार्च 1933 हिस्टोरिक द इनेबलिंग एक्ट पास होता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट के पास होने के बाद जर्मनी ऑफिशियली अब डेमोक्रेसी से एक डिक्टेटरशिप बन चुकी थी। जर्मन पार्लियामेंट को साइड कर दिया गया और हिटलर को बिना किसी रोक टोक रूल बाय डिक्री का अधिकार मिल गया। वो जो चाहे वो कर सकता था, सिर्फ एक डिक्री पास करके। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और उसके सपोर्टर्स बचे रहे। अब दोस्तों, जर्मनी की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी पर पूरा कंट्रोल एडोल्फ हिटलर के हाथों में था। नाजीज ने पूरी जर्मन सोसाइटी को अपने तरीके से चलाने के लिए स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई। पहले से मौजूद ग्रीन यूनिफॉर्म वाली पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा अब 3 और नई खतरनाक फोर्सेस बनाई गई। पहली गेस्तापो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस, दूसरी एसएस यानी प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, तीसरी एसडी यानी सिक्योरिटी सर्विस। इन फोर्सेस के पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर। यही वजह थी कि अब नाजी जर्मनी को दुनिया का सबसे खूंखार क्रिमिनल स्टेट कहा जाने लगा। लोगों को गेस्तापो टॉर्चर चैम्बर्स में भेजा जाता, बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जाता या सीधा कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता। हिटलर के कंट्रोल वाला जर्मनी अब एक पुलिस स्टेट बन चुका था। रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। हिटलर ने देश को इस हालात से बाहर निकालने का जिम्मा एक इकोनॉमिस्ट जाल्मार सेक्ट को दिया। सेक्ट का पहला कदम था एक गवर्नमेंट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम शुरू करना, जिसका की एम था फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल प्रोडक्शन। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें जॉब्स दी जाएं और फिर वो अपनी पूरी कैपेसिटी और पोटेंशियल से काम करें। और दोस्तों, फेमस सुपर जर्मन हाईवेज और वर्ल्ड वाइड फेमस कार कंपनी वॉल्क्सवैगन का आइडिया भी इसी प्रोजेक्ट की देन था। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर ने काफी तेजी से सक्सेस हासिल की। उसने साल 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर कर लिया, जो कि उस समय एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि आज यूनाइटेड नेशन है। अब दोस्तों, साल 1936 में हिटलर ने गवाए हुए राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही फ्रांस का कंट्रोल था। और तो और साल 1938 में वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के स्लोगन के साथ उसने पूरे ऑस्ट्रिया देश को ही जर्मनी में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन स्पीकिंग इलाके सुदेंटेनलैंड पर भी कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कंट्रोल ले लिया। और दोस्तों, इस सब के दौरान हिटलर को इंग्लैंड का पूरा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि जर्मनी के लिए वो ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत ज्यादा हार्श थी, यानी बहुत ही ज्यादा सख्त थी।
अब दोस्तों हिटलर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जब इकोनॉमिस्ट शैक्ट ने हिटलर को सलाह दी कि वो आर्मी और वेपन्स पर ज्यादा पैसे खर्च ना करे क्योंकि जर्मनी का गवर्नमेंट बजट अभी भी लॉस में था, पर हिटलर ने उसकी एक नहीं सुनी बल्कि शैक्ट को ही उसके पोस्ट से हटा दिया। और अब हिटलर ने जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए वॉर यानी युद्ध का रास्ता चुना। उसका प्लान था कि दूसरे देशों पर कब्जा करके उनके रिसोर्सेज लूटे जाएं। सितंबर 1939 हिटलर ने अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी जर्मनी की वॉर शुरू हो गई। और दोस्तों यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया और यही तीनों देश मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 की एक्सिस पावर्स कहलाए, जिनके सामने थे अलाइड पावर्स, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस शामिल थे। साल 1940 के अंत तक हिटलर अपने पावर की पीक पर था और अब उसका ध्यान ईस्टर्न यूरोप को जीतने पर था। जून 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर पर हमला कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस हमले के बाद जर्मनी हर तरफ से गिर गया। वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश एयरफोर्स की बॉम्बिंग और ईस्टर्न फ्रंट पर पावरफुल सोवियत रेड आर्मी। स्टालिनग्राड में हुई लड़ाई में जर्मनी को भारी हार का सामना करना पड़ा। सोवियत आर्मी ने जर्मन आर्मी को दूर तक खदेड़ा, इतना कि सोवियत आर्मी जर्मन शहर बर्लिन के सेंटर तक जा पहुंची। दोस्तों इस सब के बीच अमेरिका इस वॉर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई इकोनॉमिक क्राइसिस को फिर से नहीं झेलना चाहता था। लेकिन जापान ने उसे वॉर में कूदने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ ये, वॉर के दौरान जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और फिर जब अचानक जापान ने हवाई आइलैंड्स पर मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। यू वॉन्ट वॉर, आई विल गिव यू वॉर। अमेरिका ने जवाब में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बरसाए और मई 1945 में हिटलर की हार और जापान पर न्यूक्लियर अटैक के साथ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जिसमें अलाइड पावर्स की जीत हुई। द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजीज की सोच एक सिंपल सी बात पर अड़ी हुई थी कि सभी लोग बराबर नहीं होते, बल्कि सभी के बीच एक रेशियल हायरार्की होती है और इस हायरार्की के टॉप पर होते थे ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जिन्हें उनके अनुसार सबसे प्योर और सुपीरियर माना जाता था। और इस हायरार्की के बिल्कुल नीचे आते थे जूइश, जिन्हें नाजीज एक एंटी रेस और आर्यंस के आर्क एनिमीज के तौर पर देखते थे। वहीं बाकी सारे लोग अफ्रीकन्स, एशियंस, स्लाव्स, उन्हें उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से कहीं भी बीच में रख दिया जाता था। दोस्तों हिटलर का ये रेसिज्म सिर्फ यूं ही हवा में नहीं बना था, बल्कि उसने इस आइडिया को चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स और उनकी थ्योरीज को ट्विस्ट करके बनाया था। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार नेचर अपने आप डिसाइड करती है कि कौन सरवाइव करेगा और कौन नहीं। और वहीं आगे चलकर स्पेंसर ने इसमें अपनी थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐड करी, जिसके अनुसार सिर्फ वो स्पीशीज जिंदा बचेंगी जो कि चेंज होती हुई कंडीशंस के साथ खुद को अडेप्ट कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट बात ये थी कि डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि इंसान खुद से किसी स्पीशीज या वीकर रेस को खत्म करे। ऐसा डार्विन ने कभी नहीं कहा, बल्कि उनके अनुसार तो नेचुरल सिलेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन नाजीज ने इस कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर अपना जस्टिफिकेशन बना लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस ही सरवाइव करेंगी और वीकर रेसेस को खत्म कर देना चाहिए। और नाजीज के हिसाब से आर्यंस सबसे फाइनेस्ट रेस थी, जिनका काम है दुनिया पर डोमिनेट करना और ज्यूज जैसे कई और वीकर रेसेस को खत्म कर देना। हिटलर की इस बकवास आइडियोलॉजी का दूसरा बड़ा हिस्सा था लेबेंसरॉम यानी लिविंग स्पेस। हिटलर कहता था कि जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज कैप्चर करनी चाहिए ताकि जर्मन पॉपुलेशन वहां जाके बस सके। यानी उसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मन रेसेस थी वो वैसी जर्मन पॉपुलेशन वहां जाके बस सके और वहां के रिसोर्सेज और पावर पर अपना कब्जा कर सके। दोस्तों इसका प्लान था जर्मनी की बाउंड्रीज को ईस्टर्न यूरोप तक एक्सपेंड करना और सभी प्योर जर्मन्स को एक जगह कंसंट्रेट करना।
हिटलर के लिए पोलैंड एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था, जहां से ये एक्सपेंशन का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। दोस्तों, पावर में आते ही नाजीज ने अपना मकसद पूरा करना शुरू कर दिया, एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाने का, जिसमें सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से बस यही लोग डिजायरेबल थे, बाकी सब अनडिजायरेबल। इस आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि खुद वो जर्मन सिटीजन्स भी, जो कि नाजीज द्वारा एबनॉर्मल या इम्प्योर माने गए, उन्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और इसलिए हिटलर ने यूथनेशिया प्रोग्राम के अंडर लाखों जर्मन सिटीजन्स, जो कि नाजीज की नजरों में मेंटली या फिजिकली अनफिट थे, उनको खत्म कर दिया गया। सोचकर देखो, खुद जर्मन सिटीजन्स को जर्मनी के अंदर ही जिंदा मार दिया गया। नाजीज का टारगेट सिर्फ ज्यूइश लोग नहीं थे। नाजी जर्मनी में जिप्सीज और ब्लैक्स को रेशियल इंफीरियर्स यानी पिछड़ी जाति का माना जाता था। इवन रशियंस और पोल्स को सब ह्यूमन डिक्लेयर करके उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं किया गया, इसलिए उन्हें भी खत्म कर दिया गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ पार्ट्स ऑक्यूपाई किए, तब हिटलर ने वहां के सिविलियंस को स्लेव लेबर बनाकर उन पर जुल्म किए। बहुत से लोग तो भूख और ज्यादा काम करने की वजह से ही मर गए। लेकिन दोस्तों, नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल ज्यूइश का हुआ। दोस्तों, नाजीज के अंदर ज्यूइश के लिए इस हेट का एक पुराने हिस्टोरिकल कनेक्शन से था। दरअसल क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में ज्यूइश को ही जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने और मारने वाला बताया गया। यही वजह थी कि मेडिएवल यूरोप में भी ज्यूइश को जमीन ओन करने का कोई राइट नहीं था, और फिर इसलिए वो मनी लैंडिंग और ट्रेड से गुजारा करते थे। वो अलग बस्तियों गैटोज में रहते थे। टाइम टू टाइम उन पर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होते रहते। कई बार उन्हें उन्हीं की जमीन से बेदखल कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, हिटलर की ये ज्यूइश के खिलाफ नफरत रिलीजन पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि सूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज पर टिकी हुई थी। सूडो मतलब फॉल्स। उसके अनुसार अगर ज्यूइश को किसी दूसरे डिजायरेबल रिलीजन में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, तब भी कोई फायदा नहीं। हिटलर के अकॉर्डिंग ज्यूइश प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन था, टोटल एलिमिनेशन, यानी उनको पूरा खत्म कर देना। 1933 से 1938 तक नाजीज ने ज्यूइश को सिस्टमैटिकली टेरराइज, पेपराइज और सेग्रीगेट कर दिया, यानी उन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया गया, जिससे बहुत से ज्यूइश जर्मनी छोड़कर चले गए। साल 1939 से 1945 के फेज में ज्यूइश को गैटोज और कैंप्स में कंसंट्रेट करके पोलैंड के गैस चेम्बर्स में ले जाकर सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया। द रेशियल यूटोपिया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की छांव में नाजीज ने अपने रेशियल गोल्स को अग्रेसिवली पूरा करना शुरू कर दिया। जेनोसाइड और वॉर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। कब्जाए गए पोलैंड के ज्यादातर हिस्से तोड़कर डिवाइड कर दिए गए। नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को जर्मनी में शामिल कर लिया गया और वहां पहले से रह रहे पोलिश लोगों को उनके घर जमीन छोड़कर निकाले जाने पर मजबूर किया गया, ताकि उनकी जगह वहां प्योर जर्मन सेटल हो सकें। और बाद में बचे पोलिश लोगों को कैटल यानी भेड़ बकरियों की तरह एक अलग एरिया जनरल गवर्नमेंट भेजा गया, जहां सभी अनडिजायरेबल्स लोगों को एक साथ कंसंट्रेट किया जाता था। पोलिश टीचर्स, डॉक्टर्स और अपर क्लास लीडर्स को बड़े पैमाने पर खत्म किया गया, ताकि जो बचे हुए पोलिश लोग रह जाएं, वो इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली काफी वीक हो जाए। सोचकर देखो किस लेवल का आतंक मच रहा था। और तो और ऐसे पोलिश बच्चे जिनकी अपीयरेंस यानी शक्ल सूरत प्योर आर्यंस से मिलती जुलती थी, उन्हें उनके पेरेंट्स से जबरदस्ती अलग करके रेस एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता, जहां उन पर एक रेस टेस्ट होता था। इस टेस्ट में पास हुए बच्चों को जर्मन फैमिलीज में रेस किया जाता, यानी उनके पेरेंट्स से अलग। और अगर टेस्ट में फेल हुए तो उन्हें ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता, जहां ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैटोज और गैस चेम्बर्स बने थे, जो कि ज्यूइश जैसी ही रेसिस के लिए प्राइमरी किलिंग सेंटर्स बने, यानी कत्ल खाने। यूथ इन नाजी जर्मनी। दोस्तों, हिटलर का फोकस कंट्री के यूथ पर बहुत ज्यादा था। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब बच्चों को छोटी एज से ही नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए, जिसके लिए बच्चों पर स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह कंट्रोल होना जरूरी था।
इसलिए जर्मन स्कूल्स में जूइश टीचर्स को निकाल दिया गया, यानी जॉब से निकाल दिया, और कई केसेस में तो उनकी जान भी ले ली गई। स्कूल क्लासरूम्स में बच्चों को सेग्रीगेट यानी अलग थलग कर दिया गया। जर्मन और जूइश बच्चे ना तो एक साथ बैठ सकते थे, न साथ खेल सकते थे, और बाद में तो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जैसे जूइश या फिजिकली हैंडीकैप बच्चे और जिप्सीज को स्कूल से भी निकाल दिया गया। और 1940s आते आते इनमें से ज्यादातर बच्चों को गैस चेम्बर्स में ले जाकर खत्म कर दिया गया। और जो सो कॉल्ड गुड जर्मन्स बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे होते थे, उन्हें भी एक काफी लंबी नाजी स्कूलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। नाजीज ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखी, जिसमें अब रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नाजीज की रेस थ्योरीज को जस्टिफाई किया जा सके। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी जूइश के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स डाले गए। बच्चों को सिखाया जाता कि वो लॉयल और सबमिसिव रहें, जूइश से हेट करें और हिटलर को अपना सुप्रीम लीडर मानकर उसकी वर्शिप करें। नाजी जर्मनी में स्पोर्ट्स तक का यूज वायलेंस और अग्रेशन पैदा करने के लिए होता था। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग बच्चों को आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बना सकती है। वहीं यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये जिम्मेदारी दी गई कि जर्मन यूथ को नेशनल सोशलिज्म के स्पिरिट में एजुकेट करें। 10 साल का होने पर ही बच्चों को जंग वॉल्ग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में एनरोल करा दिया जाता और 14 साल के होने पर सभी बॉयज को हिटलर यूथ ज्वाइन करना मैंडेटरी था, जहां उन्हें वॉर को वर्शिप करना, अग्रेशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, डेमोक्रेसी की निंदा करना और जूइश, कम्युनिस्ट और जिप्सीज जैसे सो कॉल्ड अनडिजायरेबल्स लोगों से हेट करना सिखाया जाता। इतनी टॉक्सिक आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद लगभग 18 साल की एज में यूथ को लेबर सर्विस में भेजा जाता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में सर्व करना होता था और नाजी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना पड़ता था। साल 1922 में फॉर्म हुई यूथ लीग ऑफ द नाजीज, जिसका नाम 4 साल बाद हिटलर यूथ रखा गया, और साल 1933 के बाद देश के यूथ मूवमेंट्स को यूनिफाई करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाकी सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टमैटिकली डिसॉल्व और बैन कर दिया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। दोस्तों, नाजी जर्मनी में बच्चों को यह बार बार सिखाया जाता था कि वुमेन रेडिकली डिफरेंट होती हैं मैन से। इक्वल राइट्स का आइडिया, जो कि डेमोक्रेसीज में बिल्कुल कॉमन होता था, नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार गलत था। उनके हिसाब से ये फेयरनेस और इक्वल राइट्स सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बॉयज को अग्रेसिव, मैस्कुलिन और स्टील हार्टेड बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि गर्ल्स को बताया जाता था कि उनका प्राइमरी फर्ज सिर्फ गुड मदर्स बनना है, यानी प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म देना और उनकी परवरिश करना। उन्हें सिखाया जाता कि वो रेस की प्योरिटी मेंटेन करें, जूइश से दूर रहें, सिर्फ घर संभालें और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाएं। उन्हें आर्यन कल्चर और रेस की बियरर्स माना जाता था। 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में सब मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। अगर किसी मदर ने किसी रेशियली अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म दिया तो उसको पनिशमेंट मिलती, जबकि रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देने वाली मदर्स को अवार्ड मिलता था। ऐसी मदर्स को हॉस्पिटल्स में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता, शॉप्स, थिएटर टिकट्स और रेलवे फेयर्स में कंसेशंस तक दिए जाते। वुमेन को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉस 4 बच्चों के लिए, सिल्वर क्रॉस 6 बच्चों के लिए और गोल्ड क्रॉस 8 या उससे ज्यादा बच्चों के लिए। जो आर्यन वुमेन इन रूल्स को वायलेट करती, उन्हें पब्लिकली पनिश किया जाता। और अगर किसी आर्यन वुमेन का कांटेक्ट ज्यूइश, पोल्स या रशियंस से होता तो उनका सर शेव, फेस काला और गले में कार्ड लटकाकर पूरे टाउन में घुमाया जाता, जिस पर लिखा होता था, आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, यानी मैंने राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कई वुमेन को जेल भेजा गया और अक्सर उन्हें उनके हस्बैंड और फैमिली से अलग कर दिया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। दोस्तों, नाजी लोगों ने अपने रूल के दौरान लैंग्वेज और मीडिया को एक पावरफुल वेपन बना लिया। उन्होंने शब्दों का ऐसा यूज किया कि उनके क्राइम्स भी नॉर्मल या लीगल लगें। किल या मर्डर जैसे शब्द तो वे कभी यूज ही नहीं करते थे। मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाता था। ज्यूज को खत्म करने के प्लान को फाइनल सॉल्यूशन
और डिसेबल्ड लोगों के लिए यूथनेशिया वर्ड यूज होता था। जब लोगों को गैस चेम्बर्स में भेजना होता तो वे इसे इवैक्यूएशन कहते, जैसे कि जी सेफ जगह शिफ्ट कर रहे हो। गैस चेम्बर्स को कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया, जहां फेक शार्स तक लगाए जाते थे ताकि लोगों को लगे कि वे बाथरूम है। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर सच क्या है। पोस्टर्स, स्लोगन्स, फिल्म्स, रेडियो, सब कुछ प्रोपेगेंडा से भरा हुआ था। ऐसे पोस्टर्स बनाए गए जिनमें ज्यूज, सोशलिस्ट और लिबरल्स को एनिमी यानी दुश्मन दिखाया जाता था, वीक, इविल और देश के अगेंस्ट। द एटर्नल ज्यू जैसे मूवीज बनाई गई जिसमें ज्यूज को जानवरों की तरह दिखाया गया। उन्हें फ्लोइंग बियर्ड्स और कफ्तान्स में दिखाते थे ताकि उनका इमेज अलग और इंफीरियर लगे। जबकि दोस्तों असल में जर्मन ज्यूज और बाकी जर्मन्स में कोई खास फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन था। सब एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसी जिंदगी जीते थे। इस प्रोपेगेंडा का लोगों के दिमाग पर गहरा असर हुआ। ज्यूज को रैट्स, पेस्ट और वर्मिन जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता। धीरे धीरे लोग उनसे नफरत करने लगे, जैसे वो इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हों। ये सब एक ही वजह से किया गया, जर्मन पब्लिक को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए। नाजीज ने लोगों को यह बिलीव करवा दिया कि जर्मनी की सभी समस्याओं का सॉल्यूशन सिर्फ उनके पास है, और अब धीरे धीरे पूरी जर्मन सोसाइटी उनके कंट्रोल में आ गई। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दोस्तों आखिरकार नाजिज्म पर आम जर्मन्स का क्या रिएक्शन था? जर्मनी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन नाजी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो चुकी थी। उनके लिए सिर्फ नाजिज्म एक ऐसा रास्ता था जो कि देश को स्टेबिलिटी और तरक्की दे सकता था। ये लोग दुनिया को नाजी नजरिए से देखने लगे थे। इनका ब्रेन वॉश हो चुका था। ज्यूइश को देखते ही गुस्सा और नफरत उनके अंदर उभर आता। कई लोग तो ज्यूइश के घरों को आइडेंटिफाई और मार्क करते और फिर उनके बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते ताकि वो उन पर अत्याचार कर सकें। ये लोग पूरी तरह से नाजी प्रोपेगेंडा में विश्वास करने लगे थे। लेकिन दोस्तों हर जर्मन सिटीजन नाजी नहीं था। कुछ लोगों ने बिना डरे इसका विरोध किया और हिटलर के अगेंस्ट खड़े हुए, फिर चाहे उन्हें इसके लिए मौत तक का सामना क्यों ना करना पड़ा हो। वो झुके और डरे नहीं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग पैसिव स्पेक्टेटर्स बने रहे, खामोश, डरे हुए और प्रोटेस्ट करने से कतराते हुए। पेस्चर मार्टिन, जो कि नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने लोगों की इस खामोशी पर एक दिल छू देने वाली बात कही। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो ज्यूइश के लिए आए। मैं ज्यूइश नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। और जब वो मेरे लिए आए तब कोई बचा ही नहीं जो मेरे लिए खड़ा हो सके। शार्लेट बेराड, एक जूइश वुमेन, ने चुपके से जूइश लोगों के ड्रीम अपनी डायरी में लिखे और बाद में उन्होंने इस डायरी को एक किताब के रूप में पब्लिश किया जिसका नाम था द थर्ड रीक ऑफ ड्रीम्स। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे लगातार चलने वाले प्रोपेगेंडा की वजह से खुद ज्यूइश भी नाजी स्टीरियोटाइप्स पर विश्वास करने लगे, यानी उन्हें सेल्फ डाउट होने लगा। वो अपने आप को ही बुरा समझने लगे। सपनों में वो अपनी हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर, ज्यूइश लुक्स और चाल चलन देखते। नाजी प्रेस में छपी हैं स्टीरियोटिपिकल इमेजेस उनका पीछा उनके सपनों तक करती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो गैस चेम्बर्स पहुंचने से पहले ही अंदर से कई बार मर चुके थे। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। नाजियों द्वारा किए गए वायलेंस और अत्याचारों की खबर हिटलर के आखिरी सालों में धीरे धीरे जर्मनी से बाहर पहुंचने लगी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही था जब दुनिया को पूरी तरह से इन खौफनाक सच्चाइयों का पता चला। उस वक्त जर्मन्स अपनी हार के बाद के दर्द और तबाही में उलझे हुए थे, लेकिन जूइश चाहते थे कि उनके साथ हुई सफरिंग्स और एट्रोसिटीज को दुनिया हमेशा याद रखे। इन नाजी किलिंग ऑपरेशंस को ही हम आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक वक्त की बात है, उस समय युद्ध के दौरान एक जीव अपने दोस्त से कहता है, मैं बस युद्ध के बाद आधा घंटा और जीना चाहता हूँ। शायद उसका मतलब था कि वो बस मरने से पहले दुनिया को बता देना चाहता था कि नाजी जर्मनी में उस वक्त कितने बुरे हाल थे। कई घेटोज और कैंप्स के लोगों ने डायरीज, नोटबुक्स और सीक्रेट आर्काइव्स तक बनाए ताकि सच छुप ना सके।
लेकिन जब नाजीज को एहसास हुआ कि वो युद्ध हारने वाले हैं, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों यानी फंक्शनरीज को पेट्रोल फ्यूल बांटना शुरू कर दिया ताकि वो ये सारे एविडेंस जलाकर राख कर दें। लेकिन दोस्तों, हॉलोकॉस्ट की वो डार्क हिस्ट्री और मेमोरीज आज भी जिंदा हैं मेमोयर्स, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स और म्यूजियम्स के रूप में। ये इतिहास एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और एक शर्मिंदगी का पैगाम है उनके लिए जो इसमें शामिल हुए, और एक वार्निंग है उन सब के लिए जो कि उस वक्त चुप रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ और जानते हैं कुछ इन डेप्थ।